हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ओनली एस 5G में। तो आज का हमारा सेशन यह है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जीएस पेपर 2 जिसको सीसेट के नाम से भी जानते हैं, आज उनके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो जब आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर मिलेगा तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी रहेंगी। आप उसको पढ़कर उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न जो कि गद्यांश पर आधारित है, परिच्छेद 1। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मानव उपभोग के लिए उत्पादित खाद्यान्न के 1/3 की विश्वव्यापी हानि या बर्बादी होती है। आरंभिक कृषि उत्पादन से लेकर अंतिम घरेलू उपभोग तक की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान खाद्यान्न की हानि या बर्बादी होती है। इस बढ़ती बर्बादी के परिणामस्वरूप लगभग 45% तक भूमि निम्नीकरण लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ है, जिसके मुख्य कारण निर्वनीकरण, असाधारणीय कृषि पद्धतियों और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण है। बर्बाद हुए खाद्यान्न पर व्यय की गई ऊर्जा के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 3.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद होता है। क्षय के परिणामस्वरूप वायुमंडल में अन्य गैसों का हानिकारक उत्सर्जन भी होता है। खाद्यान्न पर्याप्तता और खाद्यान्न संधारणीयता के चक्र को पूरा करने के लिए खाद्यान्न के सभी रूपों में हानि या बर्बादी का समाधान करना महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा है कि यहाँ से निम्नलिखित में से कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियों पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। स्टेटमेंट दूसरा, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी की प्रचलित प्रवृत्ति से भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। फिर इसके बाद चौथा स्टेटमेंट, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए कटाई उपरांत पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं हैं। तो इसमें पूछा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन बी, जिसमें दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है। पहले का ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला स्टेटमेंट, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। दूसरा स्टेटमेंट, खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। तो इसमें उपयुक्त पूर्वधारणाओं में कौन सा मान्य है या है? इसका सही ऑप्शन ए, इसमें पहला स्टेटमेंट है वो सही है, ऑप्शन ए। ठीक, और हाँ, ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी गद्यांश के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा परिच्छेद है। ठीक, तो इसमें जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वे सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थी, परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित
राजकोषीय मितव्ययिता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। राजकोषीय समर्थन बैकअप के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती हैं। उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीति कारक हो जाती हैं, न कि मुद्रा अपस्फीति कारक, क्योंकि वे केवल सरकारों को बढ़ती ऋण चुकौती लागतों का भुगतान करने हेतु अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मौद्रिक अनियंत्रण मॉनेटरी अनमूरिंग का जोखिम तब और अधिक होता है जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष या निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है या दर्शाते हैं, जिन्हें इस परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें है, केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीतियों पर निर्भर है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तीसरा का सही ऑप्शन बी, इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। 3 का सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला स्टेटमेंट, उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। दूसरा स्टेटमेंट, उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंधपत्रों को प्रभावित नहीं करती हैं। उपयुक्त पूर्व धारणाओं में कौन सी या मान्य है या है? 4 का सही ऑप्शन डी। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका सही ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, एक घन को 64 समरूप आइडेंटिकल टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है? ऑप्शन बी 9। क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजक 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 में स्टार को प्लस कॉमा माइनस कॉमा गुणे में से प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार चुना जाता है। व्यंजक का न्यूनतम ऋणोत्तर मान क्या है? ऑप्शन डी 0। क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित संख्यक व्यक्ति का एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा कर सकते हैं, जहाँ की एक धनपूर्ण संख्या है। व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह कार्य 5 के दिनों में पूरा किया जा सके? 7 का सही ऑप्शन सी 20%। क्वेश्चन नंबर 8, XYZ एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। सभी को कार्य को पूरा करने में लगाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें न्यूनतम कितना समय लगेगा? 8 का सही ऑप्शन सी 6 घंटे 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, गुणनफल 1 स्क्वायर गुणे 2 1 स्क्वायर गुणे 2 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 6 गुणे 4 के घाते 8 गुणे डॉट 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 गुणे 25 के घाते 50 से प्राप्त पूर्णांक के अंत में
कितने क्रमागत शून्य हैं? इसका सही ऑप्शन डी 200। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को एक की बचत की। 2 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में ₹2 की अधिक बचत की। 3 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में ₹2 की अधिक बचत की और यह क्रम आगे ही जारी रहता है। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी थी? 10 का सही ऑप्शन बी 8 जनवरी 2023 को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा गद्यांश के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। परिच्छेद 1 क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक। आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं तो ऐसा इसलिए कि उनकी परिसीमाओं में एक विशाल तंत्र उपागम हेवी सिस्टम अप्रोच वाली योजनाएं लागू की गई थी। इस तंत्र सिस्टम सिद्धांत का आधार सामाजिक, स्थानिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को संगणन, सांख्यिकी, इष्टतमीकरण का उपयोग करके गणितीय मॉडलों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है तथा समस्याओं के निरूपण और समाधान करने का एक संलग्न विधिक एल्गोरिथमिक तरीका है। पश्चिम के आरंभिक विश्वविद्यालयों ने व्यावसायिकों को आयोजना में प्रशिक्षित करना आरंभ किया था और कुछ ऐसे अत्यंत प्रतिभावान आयोजनाकारों को जन्म दिया जो इन क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं विषयों को उस आयोजना पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया गया था जिसकी जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल और वास्तुकला में थी। भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूछ क्या रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जिसे उपर्युक्त परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है? यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठचर्या में विविध और अंतर विषयक उपागम अप्रोच शामिल होना चाहिए। बी स्टेटमेंट, भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। इसके बाद सी स्टेटमेंट, भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है जहां अपर्याप्त निधियों की चिरकालिक समस्या बनी रहती है। स्टेटमेंट डी, हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। तो 11 का सही ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्ण अवधारणाएं बनाई गई हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट, भारत को नगर व्यवसायिकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिसके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। स्टेटमेंट 2, वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्र उपागम सिस्टम अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता या सामर्थ्य नहीं है। तो इसमें उपयुक्त पूर्ण धारणाओं में से कौन सा सही है? 12 का सही ऑप्शन ए। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी ग्राफ गद्यांश है। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, तब प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे परिच्छेद 2 क्वेश्चन नंबर 13 का, इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज़ एक ही प्रकार के श्रोताओं को नियंत्रित नहीं करती हैं। जब उस पूंजी वाले अनाम निजी संगठन अपने विचारों हेतु अधिक स्थान के लिए भुगतान करते हैं तो वे प्रभावी रूप से अपेक्षाकृत ऊंची आवाज़ खरीद रहे होते हैं। यदि डिजिटल क्षेत्र में राजनीतिक संवाद डिस्कोर्स निर्वाचित जीतने तक अपने प्रतिद्वंदी को मात देने का मामला है तो राजनीति की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। सोशल मीडिया के ध्यान का केंद्र फोकस ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने तक सीमित है जो अधिकांश प्रयोक्ता संलिप्तता एंगेजमेंट सृजित करे, भले ही विषय वस्तु कितनी भी भड़काने वाली क्यों ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। इसने पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 13 का सही ऑप्शन बी। जो सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं हैं बल्कि कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद हैं। 13 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, उर्वरित परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट, इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। स्टेटमेंट 2, इंटरनेट किसी देश में राजनीति की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त पूर्वधाराओं में से कौन सा मान्य है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी। इसमें जो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, दो सौ बाईस के घाते 333 प्लस 333 के घाते 222 निम्नलिखित संख्याओं में से किनसे भाज्य हैं। इसका सही ऑप्शन बी, 3 और 37 से, किंतु 2 से नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, शहद में कितने प्रतिशत का जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। ऑप्शन ए 20%। क्वेश्चन नंबर 17, 30 की घाते 30 के मान में शून्य से पहले दाहिना अंक कौन सा है। ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन नंबर 18, 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 आता है। भाजक के रूप में कितनी संख्याओं का उपयोग किया जा सकता है ताकि शेषफल 1 ही रह जाए। ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 19, एक डिब्बे कैन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है और एक डिब्बे में वाई में 532 लीटर डीजल। इन्हें समान अमाप साइज की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल में से प्रत्येक पूरे भरे जाएं। बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल अमाप संभव है। ऑप्शन ए 3 बॉटल। क्वेश्चन नंबर 20, योगफल यस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जहाँ एक्स वाई और जेड में से प्रत्येक 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। 20 का सही ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक, 20 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से फिर से परिच्छेद 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में भी ग्राफ है, इसको भी पढ़ के फिर सॉल्व करते हैं। ठीक,
जब तक बच्चे 8वीं कक्षा में पहुंचते हैं उनमें से अधिकांश 13 वर्ष से 15 वर्ष की आयु सीमा में होते हैं, किंतु हमारे देश में 8वीं कक्षा के सभी बच्चों के लगभग एक चौथाई को सरल पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है और आधे से अधिक बच्चे भाग विभाजन जैसी मूलभूत अंकगणितीय प्रक्रियाएं एरिथमेटिक ऑपरेशन तथापि नहीं कर पाते। प्रारंभिक स्कूल में प्रत्येक वर्ष लगभग 25 मिलियन युवा लड़के और लड़कियां उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बाद इनके लिए है। वे कम से कम संगठित क्षेत्र के कार्यबल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जब तक कि वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते। अनेक परिवारों के लिए ये बच्चे स्कूल में इस स्तर तक पहुंचने वाले उन परिवारों के पहले बच्चे होते हैं। माता पिता और बच्चे अपेक्षा करते हैं कि स्कूल से निकले इससे स्नातक, ग्रेजुएट, हाई स्कूल और कॉलेज तक जाएंगे। शायद ही कोई वापसी कृषि में जाना चाहेगा। दूसरी ओर शैक्षिक अकादमिक सामर्थ्य के संदर्भ में उनकी योग्यताएं कक्षा 8 की पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के आधार पर भी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत निम्न होती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं? उपयुक्त परीक्षित के आधार पर निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट है, प्रभावी स्कूल शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिताओं की भूमिका अधिक है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, ऐसी स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और पूरे देश के लिए एक समान हो, प्रकट की गई समस्या को समाधान कर सकता है। तो इसमें पूछा है पूर्वधारा में से कौन सा मान्य है? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी। इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। 21 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद द्वारा संप्रेषित केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ऑप्शन सी, सार्वजनिक नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि युवाजनों के सामर्थ्य और उपलब्धि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से परिच्छेद आ गया है, इसको पढ़ के फिर सॉल्व करते हैं। अब हम यह मान लेते हैं कि विज्ञान एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। यह विचार न्यूटन या गैलीलियो के मन में नहीं आया होगा। उन्होंने विज्ञान को जगत के एक विवरण के रूप में माना जैसा कि यह है, और उन्होंने एक मात्र उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। वह था सत्य को प्रकट करना। यह विचार आधुनिक है कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है और यह औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ होता है। हम आश्चर्यचकित हैं कि हम सामाजिक बोध को और अधिक अतीत में नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि हम यह भ्रम पालते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने एक स्वर्ण युग का अंत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के विषय में लेखक की सोच को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ऑप्शन डी, विज्ञान को सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए किंतु सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, अनुक्रम A-BCD-BBCD A-B-C-D-A-B-C-D D पर विचार की जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है, निम्नलिखित में कौन सा इस क्रम को पूरा करेगा? ऑप्शन सी, AACD। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, दो व्यक्ति पी और क्यू एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। पी क्यू की तुलना में 14,000 अधिक लगाता है, किंतु पी 8 महीने के लिए निवेश किया है, क्यू ने 10 महीने के लिए निवेश नहीं किया, वो भी किया है। यदि 2000 के कुल लाभ में पी का हिस्सा क्यू के हिस्से में 400 अधिक है तो पी द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है? ऑप्शन ए, 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26,
पी का वेतन क्यू के वेतन में 20% कम है और आर के वेतन से 20% कम है। आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन बी 56.25%। क्वेश्चन नंबर 27। एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया गया। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन डी 93.75% का। क्वेश्चन नंबर 28। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्रों की प्रतिशत कितनी है जो केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं? ऑप्शन बी 20%। क्वेश्चन नंबर 29। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, n वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी n वर्ष पहले की आयु के 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 130 वर्ष है तो उनकी आयु में कितना अंतर है? ऑप्शन है 30 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 kg, फिर 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका ऑप्शन डी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से फिर से परिचय चालू होता है हमारा। पहले इसको पढ़ के फिर सॉल्व करते हैं। ठीक। विज्ञान का इतिहास मानव जाति का वास्तविक इतिहास है। इस अद्भुत सूक्ति में 19वीं शताब्दी के लेखक के विज्ञान को उसकी पृष्ठभूमि से जोड़ा गया है। अधिकतर सूक्तियों की तरह इसकी शक्ति विषमता के द्वारा सत्य के एक पहलू पर बल देने में निहित है, जिससे सुगमता से अनदेखा किया जा सकता है। इस मामले में विज्ञान और मानव जाति के मध्य संबंधों को अनदेखा करना और विज्ञान को किसी ऐसे अमूर्त अन्य पक्ष के रूप में मान लेना सहज लगता है, जिसकी कभी कभी उसके लाभकारी प्रभावों की लिए प्रशंसा की जा सकती है, किंतु युद्ध की विभीषिका के लिए बारंबार और सुविधानुसार दोषारोपित किया जाता है। विज्ञान और मानव जाति को समय समय पर मनुष्यों की सुविधानुसार पृथक नहीं किया जा सकता। तथापि हमने देखा है कि सुधार के असंख्य अवसरों के बावजूद सभ्यता के वर्तमान काल के आरंभिक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हावी रहा है। क्या यह विज्ञान की प्रगति का अपरिहार्य परिणाम है या त्रुटि कहीं और है? क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। तो इसमें पूछा कि परिच्छेद के लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किसे या किन्हें प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया है? पहला स्टेटमेंट, विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। स्टेटमेंट दूसरा, यह विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नियति को निर्धारित करेगा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तो इसका सही ऑप्शन भी है, इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 32। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट, आधुनिक जीवन की विविधताएं विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम है। स्टेटमेंट दूसरा, सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है वह यह है कि विज्ञान ही वही है जिसे मनुष्य ने बनाया है। उपयुक्त पूर्वधाराओं में से कौन सा सही है? 32 का सही ऑप्शन बी। ठीक। इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है केवल। क्वेश्चन नंबर 33 में फिर से एक परिच्छेद आ गया है, उसको पढ़ के फिर सॉल्व करते हैं।
केवल दीर्घ अनुभव से और ऐसे कई समुद्र तटों पर जहाँ उसकी भाषा नहीं बोली जाती वहाँ अपने को सौदा को पसार कर बैठने से व्यापारी जान पाएगा कि उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य क्या है और अपनी पसंद में क्या स्थानीय है और क्या सार्वभौमिक न्याय, प्रेम और सम्मान, शिष्टाचार जैसे कोमल पदार्थ और वास्तव में वे सभी चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं सभी जगह मान्य है, किंतु वे विविध रूप से गढ़ी जाती हैं और प्रायः अलग तरह से व्यवहार में लाई जाती हैं। और यदि उनसे आपका सामना विदेशी भूमि पर होता है तो कभी कभी लगभग पहचानी नहीं जाती है और मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने की कला संभवतः यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है उन लोगों के लिए जो अपने साथियों के बीच सहजता से रहने की इच्छा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में यात्रा करते समय जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हम किनके बीच अंतर करना सीखते हैं। ऑप्शन सी स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य के रूप में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला स्टेटमेंट, यात्रा से मनुष्यों की समझ विकसित होती है। स्टेटमेंट दूसरा, यात्रा से उनको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखना चाहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है। पूर्ण धारणाओं में से कौन सी मान्य है। 34 का सही ऑप्शन ए, इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। 34 का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35, मान लीजिए x को एक 2 अंक की संख्या है और y एक अन्य 2 अंक की संख्या है जिसे x के अंक को विनिमय इंटरचेंज करके बनाया गया है। यदि x प्लस वाई महत्तम 2 अंक की संख्या है, x के संभाव मानों की संख्या क्या है। 35 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 6 बालक का वजन 7 बालिकाओं का वजन बराबर 3 पुरुषों का वजन बराबर 4 महिलाओं का वजन। यदि महिलाओं का औसत वजन 63 kg है तो बालकों का औसत वजन क्या है। 36 का ऑप्शन बी 42 kg। क्वेश्चन नंबर 37, किसी घड़ी में एक ही दिन 10 AM और 2 PM के बीच में घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन है 3 बार। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। ऑप्शन सी 2031। क्वेश्चन नंबर 39, मान लीजिए पी क्यू आर और एस भिन्न धन पूर्णांक है। मान लीजिए पी क्यू विषम है और आर एस सम है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी पहला और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसमें मतलब ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जब घड़ी 4:25 दर्शाती है तब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण कितना है। ऑप्शन सी 17.5 डिग्री। इस पार्ट में 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 41 से 80 तक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक, अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।